सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री कोर्ट्स का केस है जहां पर जस्टिस फायज़ ईसा और दो दीगर जजेस पहले उस 9 रुकनी बेंच से लहदा हो चुके हैं। आज जस्टिस याहिया अफरीदी का जो एक नोट है आज के तहरीरी फैसले के साथ, वो बहुत ही उसकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है बहुत ही मीनिंगफुल है। उन्होंने कहा कि अदालत के वक़ार और उसके एतबार के लिए ज़रूरी है कि फ़ुल कोर्ट तश्कील दी जाए। ये जो दो अल्फाज उन्होंने चुने हैं, वक़ार भी या एतबार भी, ये और साख भी, ये इसके बड़ी ख़ास एक मीनिंग है। क्योंकि 9 रुकनी बेंच से जब फायज़ ईसा साहब अलहदा हुए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंचों की तश्कील के ऊपर कुछ सवालात उठाए। फिर जस्टिस तारिक मसूद अलहदा हो गए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एक रिश्तेदारी वाला सवाल उठाया गया, हालांकि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा थे वो अलहदा हो गए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है बेंचों की तश्कील के ऊपर और कैसे सुओ मोटो लेना है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर या उसके इतबार के ऊपर जब भी ऐसे सवालात उठ जाएँ कि क्या इस अदालत का फ़ैसला जो है उसको सियासी ऐनक लगा के देखना है या उसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ फ़ैसले के तौर पर देखना है, ये बहुत ही दो मुख्तलिफ सूरतें पैदा कर देता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के एक अपने जज ने बेंच के अंदर से बैठ के खिलाफी फ़ैसले की सूरत में ये सवाल सामने उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सुप्रीम कोर्ट को इसको एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने फुल कोर्ट तजवीज़ की है और मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब तजवीज़ की है, क्योंकि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल मेरे जैसे शख्स के लिए ये बड़ा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाए। मैं इल्म का कोई लॉ का तालिब इल्म नहीं हूँ, इल्म की कमी कह लीजिए इस हवाले से, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ें हमने सारी उम्र सीखी हैं उसमें कुछ सिविल लिबर्टीज़ के मामला आ जाते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के इशू आ जाते हैं। अगर मैं वो पेश नज़र रखता हूँ तो मेरे तो अक्ल में ये बात नहीं आती कि एक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा। इसी तरीके से 9 मई को जो कुछ हुआ, 9 मई भी मेरी अक्ल में नहीं आता, क्योंकि हम जब कहते हैं कि जमहूरी माशरों के अंदर आपको शख्सी आज़ादी हासिल है, आपको एहतजाज का हक़ हासिल है, लेकिन उसी जमहूरी माशरे के अंदर कभी भी आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि आपकी कौमी सलामती जो है दाव पे लग जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी या क्यास हो जाए। तो जहाँ मैं एक तरफ शख्सी आज़ादी का एहतराम चाहता हूँ, जहाँ मैं एक ऐसी ट्रांसपेरेंट जुडिशल प्रोसेस चाहता हूँ जिसमें 9 मई में मुलव्वस लोगों की कार्रवाई जो भी मुलव्वस था उसके ख़िलाफ़ की जाए, मिलिट्री कोर्ट्स ना हो, रेगुलर जुडिशल सिस्टम हो, वहीं मैं 9 मई को किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में वो यौम स्याह सही करार दिया गया है और जो लोग उसकी प्लानिंग मनसूबा बंदी में मुलव्वस थे उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों को फ़ौज ने ख़ुद से पनिश किया है, अभी तक ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि उनको पनिश अभी तक जिन लोगों को किया गया है उसके मुतालिक जो हमारी इतलात ये हैं कि उनको सज़ा इस बात की मिली है कि वो अपनी उन बिल्डिंग्स का दिफा करने में और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हुए। ये चार्ज है उनके ऊपर। लेकिन दूसरा जो सवाल अभी भी बाकी है कि क्या उनमें से कुछ लोग रिटायर्ड, मैं दोबारा दोहराता हूँ क्योंकि बार बार कुछ लोगों की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं कि उनका रोल हो सकता है, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस, क्या मनसूबा बंदी में या इनकी सिंपथाइज़ करने में जो लोग 9 मई को इन इमारतों की तरफ गए उनका रोल था, क्या उसके ऊपर तहकीक की गई, क्या वाज़ेह तफसीलात उसके ऊपर मौजूद हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल में अभी भी आना चाहिए और पूरी तफसील के साथ आना चाहिए कि क्या तहकीकात की गई, क्या शवाहिद मिले और जिन लोगों के ऊपर शकूक किए जा रहे हैं, शकूक का इजहार किया जा रहा है, उनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशंस की गई। ये मामला खुद DGISPR ने कहा कि जब तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा तब तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचेगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तहकीक का अमल जारी है, वहीं पे उन कुछ रिटायर्ड लोगों के ऊपर भी तहकीक का अमल होना चाहिए। आज एक पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट हमारे सामने आई है और वो रिपोर्ट भी बड़ी मीनिंगफुल है। रिपोर्ट ये बताती है कि एक एक वीडियो कैमरे ने क्या क्या कैप्चर किया। लाहौर सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, अगर वहाँ से कोई गुज़र के जाता है तो उसको छुपने की जगह तो नहीं मिलनी चाहिए और आम तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर इन कैमरों से मदद मिलती है और बाज़ औक़ात ऐसे कंट्रोवर्शियल इशूज़ सामने आ जाते हैं कि एक मखसूस मौके के ऊपर एक कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए होती है और पता चलता है कि पूरे शहर के 10,000 कैमरे तो चल रहे हैं, लेकिन 10,000 एक वहाँ कैमरा जहाँ पे वो वक़ूआ हुआ है उस वक़ूए वाला कैमरा जो है उस वक्त ऑफ था। तो वो भी एक परेशान कुन सूरत हाल होती है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट जो है तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स के गुजरने का मुकाम, वक्त और उन शख्सियात का तयन कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब ये सज़ा और जज़ा का अमल शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से अगर हमें कोई ज्वाइन करते हैं तो आपको अपडेट दें कि ये
किन तफसीलात की रोशनी में ये रिपोर्ट बनाई गई, क्या शवाहिद हैं और क्या इनको अदालत के लिए काबिल कबूल शवाहिद होंगे जिनकी बिना के ऊपर किसी को सज़ा मिल सकती है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर उन्होंने एक सियासी जमात का तस्करा किया, तहरीक इंसाफ की तरफ बराह रास्त वो कहना चाहिए था कि इशारा था कि मास्टरमाइंड भी 9 मई के ये थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने वाले भी यही थे और इनके ऊपर सज़ा का अमल आगे बढ़ेगा। अब ये जो मनसूबा साज हैं 9 मई के, उन्होंने दुरुस्त स्टेटमेंट दिया कि जब तक हम उन सारे मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों को उनका तयन नहीं कर लेते तब तक इंसाफ पूरा हो नहीं सकता। मनसूबा साज़ों की पूरी तफसील जब भी आएगी तो उसके अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ के नाम नहीं, कुछ और लोगों के नाम आने चाहिए। हम मुंतज़िर रहेंगे कि वो नाम भी फ़ौज के अदारे से पूरी तफसील के साथ, पूरी तहकीक के साथ, पूरी तफ्तीश के साथ ट्रांसपेरेंटली सामने लाए जाएँ। जिस तरीके से सियासी लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी भी तफसील सामने आनी चाहिए। लेकिन बाज़ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर तरीक़ाकार जो है बहुत ही मुतनाज़ा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या रोल है अली मोहम्मद ख़ान का, मुझे नहीं मालूम कि बाकी उन लोगों का जिनकी 6-6 दफ़ा ज़मानतें हो जाती हैं और पकड़े जाते हैं। आज 7वीं दफ़ा शायद अली मोहम्मद ख़ान की ज़मानत हुई है, दोबारा गिरफ़्तारी हुई है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लीगल नॉर्म्स के तहत चलना चाहिए। अगर उसका रोल है तो उसको सज़ा जज़ा का एक तरीका जो कानून कहता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ इस बिना के ऊपर पकड़ लिया जाए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लड़की का ऐलान कर दे तो वो भी तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी जमहूरी माशरे में, ना किसी ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं कि आइन और कानून उसके तहत ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलता है। उसका तकाज़ा ये है कि उसको इंसाफ उसको भी दिया जाए, उसको फ़ैसले का हक़ दिया जाए कि वो 9 मई की मज़म्मत करना चाहता है दिल से तो 9 मई की मज़म्मत करे, पार्टी में रहना चाहता है तो ये भी उसकी चॉइस हो, अलहदा होना चाहता है तो भी उसकी चॉइस हो। लेकिन 7वीं दफ़ा ज़मानत के बाद गिरफ़्तारी वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अक़ली तौर पर तस्लीम करने पर एटलीस्ट तैयार नहीं। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे आपका तारुफ़ भी करो। दोनों मामलात जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो DGISPR का स्टेटमेंट है, उन दोनों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, इसके अलावा शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फिरदौस, आपसे आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है और एक पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सिविलियंस का केस चलाना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या आपके लिए काबिल कबूल है, या जो आज जस्टिस याहिया अफरीदी की तजवीज़ है कि फुल कोर्ट के सामने मामला रख दें, फिर पूरी अदालत जो फैसला करे उसको पूरी कौम तस्लीम कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस सेंसिटिव और अहम टॉपिक को आज ज़ेरे मौजू बनाया। देखें, जो आप नैरेटिव दे रहे हैं और जिस किस्म के एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे वाकई जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर जो जुर्म करे उसको सज़ा मिले और जो बेगुनाह है उसको बरी किया जाए, ये एक आइडियल सिचुएशन आई होप के 76 साल से पाकिस्तान जिसके लिए मुतलाशी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों को सबसे पहले उसकी बुनियाद किसने रखनी है? मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ आती है, आपके ख़िलाफ़ आती है, या कोई भी शख्स कोई क्राइम कमिट करता है तो उसका मुहासबा किसने करना है? वो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो उस मुल्क का जो है इंसाफ का जो निज़ाम है उसको फोकस किया जाता है। और मुझे बताएं कि वो अदालतें हमारी जब पोलिटिसाइज़ हो जाएं, जब उन पे दामाद कोर्ट और सासू माँ कोर्ट के ठप्पे लग जाएं और उन अदालतों के ताने बाने जो है सरबराहान के, उनकी फैमिली सारी किसी एक जमात के साथ टिल्टेड नज़र आए, बल्कि एक कोर्ट के तो दामाद साहब एक जमात के मिनिस्टर रहे हैं, उस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि जो जजेस हैं, जुडिशरी है, आला अदलिया है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने से उस एहतसाब और इंसाफ के अमल का आगाज़ करना है। जिसका भी जो शख्स जहाँ जिस जमात के अंदर मौजूद है और किसी अहम पोजीशन पे है या उसकी हमदर्दियाँ हैं या किसी जगह वो पार्ट एंड पार्सल बन जाए, तो वहाँ उस जज साहबान पे ये अखलाकी कानूनी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि सबसे पहले वो अपने आप को डिसोसिएट करें, ला ताल्लुकी का ऐलान करें। उस मनसब पे बैठने से पहले आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें
उस पॉलिटिकल प्रोसेस से। अगर आप ऐसा नहीं करते डॉक्टर फिरदौस, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के उन अल्फाज से आपको इत्तफाक है जहां वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख और इतबार के लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, आप इत्तफाक करती हैं उनके साथ? देखिए, फुल कोर्ट पहले दिन से हमारा ये है कि ये जो कंट्रावर्शियल हमारा बेंच है, इस बेंच के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हुकूमत भी उठा रही है और पाकिस्तान के अवाम भी ये सोच रहे हैं कि ये पिक एंड चूज़ का जो अमल है, कुछ जज साहिबान का किरदार टिंटेड है, उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस मूव हुए हुए हैं और लोग जो हैं वो उन पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो आप एक मखसूस माइंडसेट के लोगों को इकट्ठा करके अपने मनपसंद फैसले करने का जो आपको चस्का लग गया है वो नहीं चलेगा अब, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो समझते हैं कि ये मैनिपुलेटेड और हर किस्म का एक कह लें कि पहले से स्ट्रक्चर्ड जो फैसले हैं वो कौम जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से, देखिए मेरे वो कोलीग रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है, लेकिन मुझे ये बता दें कि जब कोई भी केस जो है जिसके अंदर कोई मुल्ज़म नामज़द होता है और अगर अदालत ये तहैया कर ले, मुझे बताएं कि अगर हायर जुडिशरी की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आए कि फ़लाँ पार्टी के अरेस्टेड हर शख्स को रिलीफ मिलना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सिविल कोर्ट लेवल पे किस जज की ज़रूरत है कि वो ज़मानत ना ले उस मुल्ज़म की? वो एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए धड़ाधड़ थोक के हिसाब से, बल्कि परचून की दुकान पे भी इस तरह से आपको डॉक्टर साहब 7 दफ़ा ज़मानतें बहरहाल काबिल कबूल नहीं है, मेरा इसके ऊपर नुक्ता एतराज़ मौजूद है।